हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स प्रोवाइड करवाने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चाहे वो सीबीएसई हो या वो आपके स्टेट बोर्ड्स हो। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलता है क्वालिटी के साथ में और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फॉर द ईयर 2016, उसे हम लोग करेंगे सॉल्व। अब 2016 में भी दिल्ली रीजन का जो है अलग हमारा क्वेश्चन पेपर था और आउटसाइड दिल्ली का क्या है, अलग क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग अभी इस वाले लेक्चर में क्या कर रहे हैं, आउटसाइड दिल्ली के जो सेट 1, 2 एंड 3 है, ये तीनों हम लोग करने वाले हैं सॉल्व, ठीक है, एंड फॉर द ईयर 2016। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो ये कि 2016 में जो हमारी दो बुक्स हमारे 12th क्लास में चलती थी, 12th क्लास में फॉलो की जाती थी, वो थी आपकी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर 2020 की, तो हमारा जो सिलेबस है वो हो गया चेंज। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं अपनी क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अब हमारे 11th क्लास का जो है सिलेबस में, 11th क्लास के सिलेबस में चली गई है, वो 11th क्लास का पार्ट बन गई है। सो दैट मीन्स कि इस 2016 में तो जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें तो आपकी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे ना, तो अब इस पॉइंट पर हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को सॉल्व नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं और अभी हम 12th का सिलेबस कर रहे हैं या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम जो है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स को यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। आपका सेक्शन ए आता था माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड सेक्शन बी आता था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन बी है उसे सॉल्व करेंगे, सेक्शन ए को सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो आई गेस क्लियर है आप लोगों को और कोई भी काइंड ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा। अब डाउट ये आता है, ये क्वेश्चन ये आता है आप लोगों का कि मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स तो चलो ऐसे प्रिपेयर हो जाएगी हमारी, हम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो क्लियर आउट हो जाएगी, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या करें? तो देखो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए एम्पल नंबर ऑफ जो है ना चीजें बनाई है, एम्पल नंबर ऑफ वीडियोस आप लोगों को दिए हैं, जिसकी हेल्प से आप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से कि मैग्नेट ब्रेन्स की टेस्ट पेपर सीरीज जो है वो चलती है, ठीक है। अब टेस्ट पेपर सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है चैप्टर वाइज आप लोगों को एक एक चैप्टर का टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप वो जो टेस्ट है उसे सॉल्व करते हो, अपने एंड से जो है उसे सॉल्व करते हो और फिर उसके बाद में हम लोग जो है आप लोगों को टेस्ट के सॉल्यूशन वीडियोस भी देते हैं, तो जिसकी हेल्प से आपका खुद का एग्जामिनेशन अच्छे से हो जाता है। अब उसमें होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि आपको एक चैप्टर के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग जो है आपको प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। तो आई होप सो कि आप लोगों ने वो चीज कर ली है। मैंने जो है अपने 12th इकोनॉमिक्स में आप लोगों को ये करवाया है। अब वहां से जो है ना आप आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से जो है प्रैक्टिस करो और अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर लो, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने वो टेस्ट पेपर देख लिया, उन्हें सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर जो है आप आपको सारी एक एक जो प्लेलिस्ट है ना वो आपको मिल जाएंगी। अब उस प्लेलिस्ट में से, उन प्लेलिस्ट में से जो आपको पढ़ना है वो वाली फाइंड आउट कर लेना, लिंक पर चले जाना, आपके सामने सारे वीडियोस आ जाएंगे। ओके, तो आई गेस क्लियर हो गई है आप लोगों को ये बात अच्छे से। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे सामने क्या आया है, सेक्शन बी, दैट इज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। नाउ एक और चीज,
2022 के पहले की अगर हम बात करें तो आपके जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हुआ करता था, एक फाइनल एग्जामिनेशन होता था जिसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस एक ही बार में जो है ना आपसे पूछा जाता था, ठीक है। अब अगर हम 2022 की बात करें तो जो पैटर्न है वो हो गया चेंज। अब हमारे पास में दो टर्म्स हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। अब इसमें जो है आपका सिलेबस डिवाइड हो गया है, आधा सिलेबस आपका टर्म 1 में आ चुका है और आधा जो बचा हुआ है वो आपके टर्म 2 का पार्ट है। तो अब अगर मैं बोलूं इस सेक्शन बी में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आया होगा 2016 में, उसमें आप लोगों के जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उससे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। लेकिन एज पर द करेंट सिलेबस 2022 में हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो है सिर्फ और सिर्फ अपना टर्म 2 का सिलेबस चाहिए। टर्म 2 में दो चैप्टर्स है हमारे पास में, एक है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और एक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमें सिर्फ ये दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, हमें बाकी के रिमेनिंग 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था उसका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में से भी यहाँ पर सिर्फ उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो कि आपके टर्म 2 का पार्ट है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस जो कि टर्म 1 के सिलेबस का पार्ट है उन्हें मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। सो दैट मीन्स कि इस वीडियो में बेसिकली आपका जो टर्म 2 है उसे हम टारगेट कर कर पढ़ रहे हैं। ऑल राइट, आई गेस अच्छे से ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। अब जो है ये डाउट भी नहीं होगा कि एकदम से हम 16 पर कैसे पहुंचे, 16 के बाद में 20 पे कैसे पहुंच गए, ये वाली चीज नहीं आएगी। अगर बीच के स्किप हुए तो अब आप लोगों को क्लियर है ये चीज कि ये जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं थे। ऑल राइट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन से। अब सबसे पहले हम लोग जो है आउटसाइड दिल्ली रीजन का सेट 1 सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसी के कंटिन्यूअस में सेट 2 और इसी के कंटिन्यूअस में सेट 3 को भी हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पर आ जाओ। डिफाइन फ्लो, फ्लो क्या होता है? फ्लो एंड स्टॉक दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। अब फ्लो क्या होता है? ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उन्हें हम फ्लो कहते हैं। ऑल राइट, ऐसे वेरिएबल्स जिसमें कोई टाइम ड्यूरेशन होती है, जिसे हम एक कोई टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर जो है मेजर करते हैं, उन्हें हम फ्लो बोलते हैं। वहीं अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आपके वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किए जाते हैं, ठीक है, हम उन्हें कहते हैं स्टॉक। स्टॉक जो होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, अभी तो अभी, ठीक है। ये ऐसे जो बात करते हैं मतलब कि टाइम डायमेंशनल वो नहीं होते हैं, उन्हें हम स्टॉक बोलते हैं। और जो बचे हुए हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं, तो वो फ्लो होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा? अ फ्लो इज अ वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल नेशनल इनकम, ठीक है। फ्लो क्या है? फ्लो एक वेरिएबल है जिसका मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने लिख दिया क्या? नेशनल इनकम। ऑल राइट, उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अक्यूरिंग टू। जो नेशनल इनकम होती है सॉरी जो नेशनल इनकम होती है वो सम ऑफ फैक्टर इनकम्स होती है। किस चीज की फैक्टर इनकम्स? फैक्टर इनकम्स अक्यूरिंग टू whom? नेशनल्स, इकोनॉमिक टेरिटरी, रेसिडेंट्स, बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। देखो हमें जो है ना दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़े अपने इस नेशनल इनकम में। एक होता है हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी और एक होते हैं हमारे रेसिडेंट्स। ये दो कंसेप्ट बहुत ही ध्यान से हम लोगों ने पढ़े हैं। ये दोनों कंसेप्ट दो अलग अलग चीजों के जो है ना हमें आंसर्स बताता है। इकोनॉमिक टेरिटरी, बेसिकली हम इकोनॉमिक टेरिटरी को कब कंसिडर करते हैं? जब हम डोमेस्टिक इनकम को करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। जब भी हमें डोमेस्टिक इनकम का कैलकुलेशन करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो हम जो है इकोनॉमिक टेरिटरी को ध्यान में रखते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी का जो कंसेप्ट है उसके थ्रू जो है हम बताते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या हो सकती है, किन चीजों को आप डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करोगे, किन चीजों को नहीं करोगे। वही जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम जो है वो बेसिकली हम फाइंड आउट करते हैं रेसिडेंस के बेसिस पर।
ऑल राइट, जो भी इनकम या हम बोले कि रेसिडेंस जहां पर भी हमारे हैं, वो अगर कोई भी काइंड ऑफ प्रॉफिट इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट होते हैं। फिर चाहे वो रेसिडेंस आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट हो या ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे रेसिडेंस है तो एज पर दी नेशनल इनकम कंसेप्ट हम लोग जो है उन रेसिडेंस को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। और वहीं जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी की, तो इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी वर्क है, जो भी प्रॉफिट इनकम जो भी अर्न की जा रही है, वो चाहे रेसिडेंस कर रहे हो या चाहे नॉन रेसिडेंस कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनती है। ऑल राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर ऑप्शन सी, रेसिडेंस। ठीक है, नॉन रेसिडेंस नहीं आएगा। नॉन रेसिडेंस जो है ना, रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस अगर ये दोनों एक साथ में लिखा है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज हो जाएगी, उसे मत लेना। नॉन रेसिडेंस अगर आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं तो हम उनसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन नॉन रेसिडेंस को आप कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हो। ऑल राइट, नेशनल इनकम मतलब कि रेसिडेंस, रेसिडेंस एंड रेसिडेंस, ये चीज याद रखनी है हमें। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर आ जाओ। Assuming real income to be rupees 200 crore and price index to be 135, calculate nominal income। क्या अज्यूम करना है कि रियल इनकम कितनी है? 200 करोड़ की है एंड जो प्राइस इंडेक्स है वो है 135। तो अब जो है आपको नॉमिनल इनकम करनी है कैलकुलेट। देखो एक बहुत ही सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? रियल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। ठीक है, अब ये हमारी रियल इनकम है, ये प्राइस इंडेक्स है। प्राइस इंडेक्स सिर्फ जब ऐसे ही लिखा होता है ना तो हम उसे यही मानते हैं कि ये प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर है, और हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ ये बनेगा। देखो सबसे पहले हमने लिखा कि रियल इनकम आपकी 200 हो गई, प्राइस इंडेक्स आपका 135 हो गया। नाउ लेट द बेस ईयर्स प्राइस इंडेक्स बी 100। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि भाई बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स को क्या मान लेते हैं? हम 100 मान लेते हैं। So real income is equals to nominal income divided by price index of current year multiplied by प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। नॉमिनल इनकम कितनी हो गई ये हमारे पास में है ही नहीं, हमें तो फाइंड आउट ये करना है। रियल इनकम हमने लिख दी 200 की, तो ये हो गया नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय आपका जो करेंट ईयर का है दैट इज 135, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किसके? 100 से। अब देखो यहाँ पर जो चीज डिवाइड में वो इधर कहाँ चली जाएगी? मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये उधर जो है वो डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो चलो अब जो है आंसर देखते हैं। इस 200 को हम डिवाइड करेंगे 135, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 135 से एंड डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 135 डिवाइडेड बाय 100। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 135 कितना हो गया? 27,000, और इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो ये जीरोस एंड जीरोस कैंसिल आउट हो गए, बचा आपके पास में 270 करोड़। तो आपकी जो नॉमिनल इनकम है वो कितनी आ गई? आपकी नॉमिनल इनकम आ गई आपके पास में 270 करोड़ की। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। एज इट इज जो फॉर्मूला होता है वो हमने अप्लाई किया और अपना जो आंसर है ये फाइंड आउट कर दिया। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? स्टेट इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स हमें बताने हैं। या फिर एक और क्वेश्चन है, आप इसे भी आंसर कर सकते हो। एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेस डिमांड। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना जो है, या हम जो है कि जो हमारी एक्सेस डिमांड है उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। ये चीज हमें बतानी है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से एक्सेस डिमांड जो है वो कैसे जो है रिड्यूस की जा सकती है। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर करना है, दोनों क्वेश्चंस को आप कभी भी आंसर नहीं करोगे।
ठीक है, दोनों क्वेश्चंस कभी भी आपके आंसर नहीं किए जाएंगे। रीजन क्या है उसका, क्योंकि ये और वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो भी और वाले क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उसमें आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम दोनों क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, बट जब ये आपके एग्जाम में आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों क्वेश्चन को आंसर करोगे ना तो आपके पास में कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करनी होगी। अब एट प्रेजेंट तो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चंस जो है वो आंसर करके बता देती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स बताओ। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट का मतलब हमें पता है दिस इज टोटल। ठीक है, तो जो टोटल डिमांड होती है सारे हाउस होल्ड्स की, सारे फर्म्स की, इन सब की टुगेदर, इन सब की मिलाकर जो टोटल डिमांड होती है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कुछ डेफिनेशन हम ये लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इट ऑल्सो रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी which all sectors are ready to spend on purchase of goods and services। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। इसे हम ये भी बोलेंगे कि वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि सारे सेक्टर्स जो है वो स्पेंड करने के लिए रेडी है। ठीक है, मतलब कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज है कि हम चीजों को खरीदना चाह रहे हैं, तो हम उन चीजों को खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट तो देंगे ही देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमें कुछ मिलता नहीं है ना। तो हम जो है जितना भी टुगेदर सारे हाउस होल्ड, सारे फर्म्स, जो सारे सेक्टर्स हैं हमारे, वो टुगेदर जो है वो साथ में जितना मनी स्पेंड करना चाह रहे हैं उसे हम बोल सकते हैं कि वो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, कौन कौन से, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इनकर करते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट जो कि फर्म्स करती है, उसके बाद में गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आता है हमारे पास में, नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज जो हमारे फॉरेन वाला सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम जिसे कहते हैं। ऑलराइट, अब ये चारों कंपोनेंट्स हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड आउट करना चाहते हैं, जब भी हम जो है इक्विलिब्रियम वाली कुछ बात करते हैं, तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि एडी के 2 ही जो है कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सी प्लस आई, दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो बाकी के 2 सेक्टर्स हैं, बाकी के जो 2 कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम कंसिडर नहीं करते हैं। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर है। अब इन चारों को ही हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, और उसके पहले जो है हम ये क्या देख लें, अपना जो एडी का ग्राफ होता है। देखो यहाँ पर हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बनाया, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा रहता है, फिक्स्ड ही रहता है। हमारा इन्वेस्टमेंट हमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आपका सी जो है, कंजम्पशन जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, एस से। आपका जो कंजम्पशन कर्व है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, आपका कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता है, चाहे आपकी इनकम 0 हो लेकिन आपका कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता है। आप कुछ थोड़ा सा ही अमाउंट स्पेंड करोगे, लेकिन करोगे जरूर। और क्यों स्पेंड करना पड़ता है, क्यों ये जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ सम नेसेसिटीज। ठीक है, तो उन नेसेसिटीज को पूरी करने के लिए, नेसेसिटीज फॉर दी सर्वाइवल, तो उन नेसेसिटीज को पूरी करने के लिए हमारा जो 0 लेवल ऑफ इनकम होती है उस पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन किया जाता है। वो यूजुअली हम लोग उसे डिस सेविंग मानते हैं कि हमारी जो पास्ट सेविंग्स हैं उनमें से हमने इसे यूज किया है। तो आपका कंजम्पशन कर्व हमेशा जो है आपके ओरिजिन के अबव ही स्टार्ट होगा। और आपका जो एडी कर्व है वो हम क्या बता रहे हैं, सी प्लस आई बता रहे हैं, जो कि आपके कंजम्पशन कर्व के अबव आएगा। ठीक है, बिकॉज इसमें कंजम्पशन भी और इसमें इन्वेस्टमेंट भी, इसलिए कंजम्पशन कर्व के अबव आता है। ठीक है, और आपका जो एडी कर्व है और जो कंजम्पशन कर्व है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वाई, बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस है ये ऑटोनॉमस का इन्वेस्टमेंट, और ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें अप डाउन कुछ नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है। तो बिकॉज ये कांस्टेंट है तो इन दोनों के बीच का गैप भी कैसा होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक, तो
तो आई गेस क्लियर हो गया है ये जो हमारा डायग्राम है वो। अब जो हमारे चारों कंपोनेंट्स है वो देख ले एक बार हम लोग। सो कंपोनेंट्स ऑफ एडीआर, फर्स्ट है आपका हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, दैट इज व्हाट, जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, ये क्या होते हैं, ये वो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हाउस होल्ड्स एबल भी है और विलिंग भी है परचेज करने के, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, ठीक है, प्राइवेट, दैट इज जो हमारी फर्म्स है उनकी जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो इसका पार्ट हुई। दिस रिफर्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स लाइक machines, buildings and raw material by private entrepreneur. This investment is done to increase producers capacity in future, ठीक है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो क्या होती है, वो होती है आपकी प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो कि फर्म्स की प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कि न्यू कैपिटल एसेट्स को बाय करने के लिए यूज की जाती है, लाइक मशीन, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें, ठीक है। और जो ये है आपका जो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड है ये क्या करता है, दिस इन्वेस्टमेंट इज डन टू इंक्रीज दी प्रोड्यूसर्स कैपेसिटी इन फ्यूचर। ये क्यों किया जाता है, क्यों इनकर की जाती है ये जो इन्वेस्टमेंट है वो, तो ये इसका रीजन क्या है कि प्रोड्यूसर की जो फ्यूचर की कैपेसिटी है ऑफ प्रोडक्शन उसे इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज ये आ गई हमारी थर्ड सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। इट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स टू फुलफिल कॉमन नीड्स ऑफ दी सोसाइटी, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल गुड्स भी परचेज करती है और वो क्या करती है, वो कंज्यूमर गुड्स को भी परचेज करती है। तो टुगेदरली हम बोलेंगे कि कंज्यूमर एंड जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उन्हें खरीदने में जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं वो होते हैं हमारे गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा थर्ड सेक्टर। फिर बचता है हमारा फोर्थ सेक्टर, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और इसको जो है शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एम। ये एक्स आपका और ये आता है आपका एम, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स विल गिव यू नेट एक्सपोर्ट्स। अगर ये वाला आंसर आपका नेगेटिव में आ जाए तो हम उसे बोलते हैं कि ये हमें बता रहा है कि आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। और ये अब आपको नेट एक्सपोर्ट्स नहीं, नेट इंपोर्ट्स हम उसे बोल सकते हैं। ऑल राइट, तो नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच का डिफरेंस है वो। Net exports shows the demand of foreign countries for our goods and services. Net export क्या बता रहा है कि foreign countries की क्या डिमांड है हमारे goods and services की over our demand for foreign countries good and services. किसके over, किसके above, जो हमारी डिमांड है foreign goods and services की, मतलब कि exports over imports, ठीक है। This strengthens the income, output and employment process of our economy. Net exports किस चीज में हेल्प करता है, net exports जो है वो आपको बताता है, मतलब कि उससे जो है हम ये बोल रहे हैं कि वो strengthen करता है जो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है हमारी इकोनॉमी की। क्योंकि अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो दिस क्लियरली मींस कि हमें जो है फॉरेन गुड्स पर ज्यादा जो है रिलाय करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जो है उतना इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मींस कि फॉरेन कंट्रीज जो है वो हमारे गुड्स को ज्यादा डिमांड कर रही है। अब वहां से फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, वहां से भी डिमांड बढ़ रही है तो हमारे कंट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ करके जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल क्या होगी, बूस्ट अप होगी, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे जो चार सेक्टर्स हैं, या हम बोले कि जो हमारे चार कंपोनेंट्स हैं ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, और जो इसे हम कलेक्टिवली बोलते हैं वो कुछ इस वे में हम बोल देंगे, दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ऑल राइट, और जब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो AD इज इक्वल्स टू C प्लस I बन जाता है। ये होता है हमारा जो इस वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट।
अब सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं, दैट इज जो हमारा और वाला क्वेश्चन था कि जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से एक्सेस डिमांड कैसे रिड्यूस की जा सकती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो इसके आंसर पर आ जाओ। अब देखो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वह आपके प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। लोग डिमांड कब ज्यादा करेंगे, जब उनके पास में मनी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑलरेडी लोगों के पास में मनी है इसलिए डिमांड ज्यादा की जा रही है। अब अगर हम इस मनी सप्लाई को कंट्रोल कर दें, उनके पास जो मनी है अगर हम उसे वापस जो है मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई और जो गवर्नमेंट है, मान लो अगर वो उस मनी को वापस ले ले हमारी इकोनॉमी से, तो जब लोगों के पास में पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, या कम डिमांड करेंगे। तो जब पैसा नहीं होगा या पैसा जो है हम जो एक्स्ट्रा मनी है वो अगर हम वापस इकोनॉमी से क्या कर लें, बाहर ले आए, तो जो ये एक्सेस डिमांड है ये क्या हो जाएगी, ये आपकी एक नॉर्मल वाली जो डिमांड है उस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है बोला जाता है कि एक्सेस डिमांड को अगर रिड्यूस करवाना है, अगर एक्सेस डिमांड को क्योर करवाना है तो क्या करो, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लो। ठीक है, सो व्हेन द प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द अवेलेबल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज एक्सेस डिमांड। इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो सप्लायर्स जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा देता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, कोई ना कोई तो परचेज कर ही लेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप है, हम बोले कि इन्फ्लेशन अराइज होता है। It arises because of increase in money supply due to deficit financing, leading to increase in consumption demand or an increase in autonomous investment without the corresponding increase in saving। ये क्यों arise हुई, because of the increase in money supply। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ा और मनी सप्लाई बढ़ा तो डिमांड बढ़ गई, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया और सप्लाई नहीं बढ़ी थी, इसलिए एक्सेस डिमांड हुई है। ठीक है, सो देयर इज अ नीड टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू कर्ब द डिमांड लेवल्स इन एन इकोनॉमी। As the purchasing power will reduce, aggregate demand levels will come down. This can be done both by using monetary and fiscal policy। ठीक है, तो वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की उसी पूरे को हम यहाँ पर जो है प्रॉपरली प्रॉपर सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स के थ्रू नोट डाउन कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, तो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ बताना है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से जो आपकी एक्सेस डिमांड है वो कैसे क्योर की जा सकती है। ये नहीं बताना है कि आप क्या क्या मेजर्स लेने वाले हो। ठीक है, ये मत बोलने लगना कि बैंक जो है वो बैंक रेट बढ़ा दे आरबीआई या रेपो रेट में ये कर दे वो कर दे, ये सब कुछ नहीं बताना है आपको, मेजर्स नहीं बताना है आपको, सिर्फ ये बताना है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से आपकी जो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है वो कैसे कंट्रोल की जा सकती है। ओके, तो आई गेस कि ये जो आंसर है आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है और हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखते हैं क्या चीजें गिवन है। नेशनल इनकम गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। तो आप बहुत ही इजीली जो है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर सकते हो फाइंड आउट। कैसे कर लोगे, देखो हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई होता है। y आपके पास में है 1000, इधर जो i है उधर उसे मैं इस साइड ले आऊं तो ये आ जाएगा -100 इज इक्वल्स टू c। दैट इज 900 रुपीज की क्या हो गई हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसके बाद में हमें पता है कि कंजम्पशन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, c इज इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई। ठीक है, c हमें पता है 900, अभी अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑलरेडी 200 हमारे पास में गिवन है। b हमारे पास में गिवन नहीं है, b हमें करना है फाइंड आउट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें फाइंड आउट करना है। y आपके पास में क्या है 1000 है, तो ये हो जाएगा आपका 1000b। ऑलराइट, ये 200 इधर क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। सो 900 माइनस 200 विल गिव यू 700। 700 इज इक्वल्स टू 1000b। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करें, 700 को डिवाइड कर दो आप 1000 से।
तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू बी। ये कितना बन गया 0.7 इज इक्वल्स टू बी, दैट इज इक्वल टू या दैट मीन्स कि एमपीसी क्या हो गया आपका 0.7 आ गया है। एमपीसी को फाइंड आउट करना था, एमपीसी को हमने फाइंड आउट करके बता दिया, दैट इज 0.7। बहुत ही इजीली फाइंड आउट करके बता दिया। आई होप सो कि आप लोगों को पूरी प्रोसेस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई है। अब इसका जो है एक सिस्टमैटिक मैनर में आंसर देख लीजिए आप लोग। तो गिवन हमने लिखा नेशनल इनकम इज 1000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 200 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 100। ऑल्सो अब हमें क्या पता है कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब उसको ही हमने क्या किया है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया। यहाँ पर इसमें जो हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें पहले कंजम्पशन नहीं फाइंड आउट किया है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया हमने कंजम्पशन को एक्सपैंड करके लिख दिया, दैट इज इस वे में सी बार प्लस बी वाई प्लस आई कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सी और उसमें प्लस आई हो गया। तो ये हमने लिखा 1000 इज इक्वल्स टू 200 प्लस बी 1000 प्लस 100, ठीक है। ये दोनों को प्लस कर दो, 200 प्लस 100 विल गिव यू 300, तो ये 300 आ गया। अब ये 1000 माइनस 300 किया तो ये 700 आ गया। 700 इज इक्वल्स टू 1000 बी यही रह गया, ये 700 डिवाइडेड बाय 1000 विल गिव यू 0.7, ठीक है। तो जो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया वही सेम आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है, दैट इज बी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी आ गई हमारी 0.7 आ गई है। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज, एनालाइज इट इम्पैक्ट्स ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर, ठीक है। क्या बोला गया है कि भाई जो कुछ पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बिग सिटीज की, ठीक है, अगर हम बिग सिटीज की बात करें तो वहां पर जो सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स है वो बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली कार की जो सेल है वो बढ़ रही है बिग सिटीज में। तो अब इसका इम्पैक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर क्या होगा और वेलफेयर पर क्या होगा, दोनों पे हमें बताना है। तो पहले अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो है आपकी सेल जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, ज्यादा जो कार्स है वो सेल की जा रही है। अब जब आपकी जो है सेल बढ़ रही है तो इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। ज्यादा अगर सेल हो रही है तो दैट मीन्स कि उतना जो है प्रोडक्शन भी हो रहा होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली जो है हम बोलेंगे कि हमारा जो जीडीपी है वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज जो आपका जीडीपी है वो क्या होता है, वो होता है आपका मनी वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है उतना ही ज्यादा वैल्यू हमें अपने जीडीपी की मिलती है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब कि जीडीपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार जो राइज हो रही है तो उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो तो इंक्रीज हो रहा है। एंड जितना ज्यादा हमारा जीडीपी आता है उतना ही ज्यादा हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, मतलब कि उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज अगर हम जीडीपी पर बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर बात करें तो ये तो अच्छी है। लेकिन वही अगर हम वेलफेयर की बात करें स्टूडेंट्स, तो वेलफेयर में क्या हो रहा है, देखो ये जो पेट्रोल और डीजल कार की जो सेल राइज हो रही है तो इसकी वजह से लोग खरीद तो रहे हैं लेकिन उसके बाद में जब उसे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, उसे जो यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से पॉल्यूशन एक मेजर जो है कंट्रीब्यूटर हमारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस का, ये पॉल्यूशन हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। और पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या वो वेलफेयर है, नहीं है। तो सेम चीज हम देख रहे हैं कि वो हम मतलब कि एक चीज को हम देख रहे हैं कि वह आपके जीडीपी के लिए अच्छी है लेकिन वहीं अगर हम देखें वेलफेयर के लिए तो वो सही नहीं है। तो वेलफेयर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि वेलफेयर पर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सेल या राइजिंग सेल ऑफ डीजल एंड पेट्रोल कार्स, ठीक है। अब इसे जो है सिस्टमैटिकली लिखना कैसे वो देख लो। सो इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट है वो बता रहे हैं। GDP will increase because there is increasing demand for petrol and diesel cars in the big cities, and to fulfill this increasing demand the companies have to produce more and have to increase their level of production which will lead to increase in GDP, ठीक है।
तो ये जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी जो हमारी कंपनीज है उन्हें ज्यादा जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें अपना प्रोडक्शन करना होगा इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीडीपी भी हो रहा है इंक्रीज। वही बात करें इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार ऑन द वेलफेयर, सो द इंक्रीज्ड सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार इन बिग सिटीज इज कंटिन्यूअसली increasing the level of pollution in the big cities and is turning out to be a life threat for people living there, ठीक है। तो ये जो इंक्रीजिंग सेल है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन है बिग सिटीज में वो हो रहा है इंक्रीज, जो कि एक लाइफ थ्रेट बन रहा है लोगों के लिए वहां पर, ठीक है। This high level of pollution is making people suffer with many vulnerable diseases like asthma, health diseases, lung problems, cancer, respiratory diseases, etc. Thus reducing the welfare of the people. तो ये जो पोल्यूशन है उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो इम्पैक्ट है किसका, राइजिंग सेल एंड पेट्रोल कार्स का वेलफेयर पर, वो कैसा है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो है लोगों का वेलफेयर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, दस रिड्यूसिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑल राइट, सो आई गेस कि क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन सेविंग कर्व डिराइव कंजम्पशन कर्व एंड स्टेट दी स्टेप्स इन डूइंग सो, यूज डायग्राम। आपको ये बोला गया है स्टूडेंट्स कि आपके पास में मान लो कि सेविंग कर्व गिवन है, तो अब जो है आपको सेविंग कर्व से आपके कंजम्पशन कर्व को जो है डिराइव करना है और उसकी जो स्टेप्स है वो आपको बतानी है और डायग्राम आपको करना है यूज। तो चलो हम इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। देखो इसके सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, फिर बाकी की ये स्टेप्स तो हम लोग लिख देंगे। मान लो आपके पास में सेविंग कर्व गिवन है, तो सेविंग कर्व गिवन है इसका मतलब कि ये वाला जो कर्व है ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आपको जो है कंजम्पशन कर्व आपका डिराइव करना है, तो आपका ये कर्व तो ऑलरेडी गिवन है। हमें पता है स्टूडेंट्स की जितनी ये आपकी डिस सेविंग होती है इनिशियल स्टेज पर, वो किसके इक्वल है, आपकी जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन इनकर किया जाता है उसके इक्वल है, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि वो किसके इक्वल है, आपके ऑटोनॉमस कंजम्पशन के इक्वल है। अब आपका कंजम्पशन कर्व, ये वाला कर्व जो है ना ये बना हुआ नहीं है, ये आपको बनाना है, लेकिन हमें पता है कि एएस का कर्व तो 45 डिग्री की लाइन होती है ना, तो यहां से आप जो अपना एएस का कर्व बना देना, ठीक है। ये एएस जो है अपना 45 डिग्री की जो लाइन है वो आप ड्रॉ कर देना ओरिजिन से, वो हो गई। उसके बाद में ये ओएस जितना भी हमारे पास में डिस्टेंस है ये ओएस का सेम आपको क्या लेना है, ओसी लेना है, ठीक है। ये है आपका माइनस सी बार, ये हो जाएगा आपका सी बार, OS शुड बी इक्वल टू OC, ऑल राइट। अब उसके बाद में ये जो सेविंग कर्व जहां पर जीरो है या सेविंग जहां पर जीरो हो रही है, दैट मीन्स ये जो हमारी एक्स एक्सिस है वहां पर जहां पर सेविंग जो है उस एक्स एक्सिस को कट कर रही है, उस पॉइंट को आपको मार्क करना है। उस पॉइंट को हमने मार्क करा तो ये इससे हमने लिखा R। नाउ ये जो R पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये क्या शो कर रहा है कि एट दिस पॉइंट योर सेविंग इज इक्वल टू जीरो। जब सेविंग इज इक्वल टू जीरो होती है तो हमें पता है फिर क्या होगा, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस एस होता है। अगर ये S जीरो है सो दैट मीन्स इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। तो इससे एक जो है ना क्या बना लो, एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना लो जो कि आपके एएस वाले कर्व पर जा रही हो। अभी आपके पास में कंजम्पशन कर्व नहीं है, अभी सिर्फ आपके पास में एएस कर्व है, तो जो इस कर्व पर जा रही है, मीट कर रही है, वहां तक आपको क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, वो वहां पर मीट की। ये वाला पॉइंट, ये OC आप ऑलरेडी जो है डिफाइन कर चुके हो, ये C हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप क्या करो, ये C और ये B को कर दो ज्वाइन और फिर इस लाइन को जो है फर्दर क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CC, दैट इज कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन फंक्शन है, उसे आप कंजम्पशन कर्व कह सकते हो, ठीक है। तो इस वे से हम जो है अपनी सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व के साइड जाते हैं, ऑल राइट। तो आई गेस कि क्लियर हो गया आप लोगों को, जो हमारा डायग्राम है ये अच्छे से, जो क्वेश्चन है वो आई होप सो क्लियर हो गया है। अब मतलब कि ये डायग्राम समझ में आ गया, अब जो है हम लोग इसकी स्टेप्स देख लें। ड्रॉ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ये 45 डिग्री की लाइन बना दी हमने। टेक OC इक्वल टू OS ऑन वाई एक्सिस, OC किसके इक्वल ले लो, OS के इक्वल, ठीक है।
फिर उसके बाद में ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम आर ऑन OX एक्सिस विच इंटरसेक्ट 45 डिग्री लाइन एट पॉइंट बी। यहां से जो है लाइन बनाओ और पॉइंट बी जो है आपके किस पर आएगा, आपके जो 45 डिग्री वाली लाइन है उस पर। ज्वाइन C एंड B एंड एक्सटेंड इट टू गेट कंजम्पशन कर्व। ये C और B को ज्वाइन कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका कंजम्पशन कर्व। ठीक है, एकदम इजी था सेविंग से कंजम्पशन जाना। B is the point consumption curve at which B is the point on the consumption curve at which total consumption expenditure is equal to income। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पर क्या हो रहा है, जो आपका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल है, आपके इनकम के इक्वल है। एट पॉइंट B APC is equals to C divided by Y is equals to 1। अब यहाँ पर मान लो आपकी इनकम 100 है तो आपकी कंजम्पशन भी 100 है तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो C divided by 1 दैट इज जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, C डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 1 बन रहा है। तो इस ऐसे जो है हम लोग क्या हुआ, अपना जो हमारा क्या था, जो सेविंग कर्व था उससे हम अपने कंजम्पशन कर्व तक चले गए हैं। ओके, तो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड प्राइवेट इनकम। नाउ स्टूडेंट्स देखो, ये जो प्राइवेट इनकम हमारे पास में गिवन है इसे हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये उस टाइम पर 2016 में हमारे सिलेबस में आता था, लेकिन एज पर द करेंट सिलेबस प्राइवेट इनकम हमारे उसका पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं फाइंड आउट करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है ये करने वाले हैं फाइंड आउट। क्या क्या चीजें गिवन है ये देखें। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इम्पोर्ट्स, इनकम अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट एंड नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीजें हमारे पास में गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे करोगे फाइंड आउट? ये जो हमारे पास में वेरियस जो चीजें गिवन है, जो वेरियस वेरिएबल्स गिवन है, उनकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, GDP एट MP। GDP एट MP कैसे करोगे, एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से। ये जो वेरिएबल्स गिवन है एक्सपेंडिचर मेथड के गिवन है, तो सबसे पहले हम करेंगे अपना GDP एट MP फाइंड आउट। कैसे करोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करना होता है, लेकिन यहाँ पर गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट को हम ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेट में हम ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन तो वो ग्रॉस बन जाता है। सो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और हम इसमें ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स को, लेकिन एज पर क्वेश्चन हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है, हमारे पास में नेट इंपोर्ट्स गिवन है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नेट इंपोर्ट्स। ठीक है, इतना जब हम करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना GDP एट MP। चाहिए क्या है, चाहिए हमें अपना GNP एट MP। ठीक है, तो GNP एट MP के लिए अब क्या करना है, इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर देखें तो क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, तो आप इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड होती तो आप इसको प्लस करते, टू अब्रॉड गिवन है तो आप इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, ये 2 है इसलिए हमने इसको माइनस किया। उसके बाद में ये भी मार्केट प्राइस पर है, वो भी मार्केट प्राइस पर है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो दैट मीन्स कि GNP एट MP को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पूरी जो प्रोसेस है ये यूज करनी है। ये सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको प्लस माइनस करने हैं, जिससे हमें अपना GNP एट MP मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ से ले लिया अपना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 का। उसके बाद में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ले लोगे आप -10 की, ये -10 करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लेंगे हम 300 का। उसके बाद में हम देखें तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200 का आ जाएगा, इसमें आप ऐड कर दोगे 100 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ नेट इंपोर्ट्स बचा है, तो नेट इंपोर्ट्स जो है वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड से ले लेते हैं। नेट इंपोर्ट्स आ जाएगा आपका 30। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट कर दें। देखो, ये कुछ हमारी जो है
फाइंड आउट होकर, मतलब कि हमारा जो है पूरा जीएनपी एट एमपी निकलेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट किया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इंपोर्ट्स। सो 800 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100 एंड माइनस 30, ठीक है। सो 800 प्लस 300 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1100, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया आपका 300 और इसमें से माइनस कर दो 30। सो 1100 प्लस 300 हो गया 1400, 1400 माइनस 30 विल गिव यू 1370 करोड़। ये हमारी जीडीपी एट एमपी बनी। हमें चाहिए जीएनपी एट एमपी, तो हमने क्या किया, जीडीपी एट एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो 1370 माइनस -10, ठीक है। तो अभी हम माइनस और माइनस को ऐड कर देंगे तो मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1370 प्लस 10 विल गिव यू 1380 करोड़, ठीक है। तो जीएनपी एट एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, 1380 करोड़ की। ऑल राइट, तो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आगे चलते हैं। तो अब देखो हमने यहाँ पर जो है अपना आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 1 था वो कर लिया अच्छे से कंप्लीट। अब आता है आउटसाइड दिल्ली का सेट 2। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे वेरियस सेट होते हैं इनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को वापस सॉल्व नहीं करेंगे जो कि सेट 1 एंड सेट 2 में सिमिलर है। हम सिर्फ जो डिफरेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंट है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो सिमिलर क्वेश्चंस है उन्हें हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सेट 1 में देखे उससे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सेट 2 में मिलने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलो आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 2 है इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, एक इकोनॉमी किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। फाइंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपको फाइंड आउट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या चीज है गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 150 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना गिवन है 0.8। अब आपको फाइंड आउट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमें पता है स्टूडेंट्स की एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई, ठीक है। ये चीज हमें अच्छे से पता है। अगर मुझे C मिल जाए तो फिर मैं I को इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल। C को फाइंड आउट कर लो। C को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें पता है कंजम्पशन का फंक्शन क्या होता है, C बार प्लस बी वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, दैट वुड बी इक्वल टू, हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारे पास में कितना है 150 है। आपका जो B दैट इज जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितना है 0.8 है। ये 0.8 हम लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय Y कितना है 1200, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसे सॉल्व कर दोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, आपको जो है कंजम्पशन की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में इनकम में से आप कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं और आंसर देख लेते हैं क्या होगा। हमने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल्स टू C बार प्लस MPC y प्लस I, ये जो है ये हो जाता है आपका क्या C, मतलब कि हमने यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसके हिसाब से कंजम्पशन को अलग से नहीं फाइंड आउट किया, डायरेक्टली इसी में ही जो है हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा 1200 इज इक्वल्स टू 150 प्लस 0.8 इंटू 1200 प्लस I, ठीक है। अब देखो क्या किया है, इस 1200 को हम यहाँ पर ले आए। चलो एक स्टेप हम बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा आपका 1200 इज इक्वल्स टू 150 प्लस 9600 प्लस I, ठीक है, ये चीज होगी। ये 9600 कैसे हुआ, 12 इंटू 8 करो, सॉरी नॉट 100, सॉरी ये 960 होगा, ठीक है। 12 इंटू 8 करो तो ये कितना होता है 96 होता है। एक डेसिमल के पहले, सॉरी एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो पीछे से एक जीरो को कैंसिल कर दो। ये 96 इंटू 0 तो एक और जीरो हमने लगा दिया तो दैट वुड बी 960, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1200, ये इस साइड आ जाएगा माइनस 150, ये भी इस साइड आ जाएगा माइनस 960 इज इक्वल्स टू I।
ठीक है, तो बस उसी मैनर में हमने यहाँ पे लिख दिया I इज इक्वल्स टू 1200 माइनस 150 माइनस 960। ठीक है, तो आप क्या कर लो, सबसे पहले आप एक काम करो, 960 और 150 को ऐड कर दो और फिर उसको आप माइनस कर दो किसमें से, 1200 में से। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा आपकी I, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकल जाएगा आपका, जो कि हुआ है आपका 90 रुपीज का। ऑल राइट, तो आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, वही कंसेप्ट है, कुछ भी न्यू नहीं है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नॉमिनल इनकम इज ₹500 एंड प्राइस इंडेक्स इज 125, कैलकुलेट रियल इनकम। अगर नॉमिनल इनकम आप लोगों के पास में कितनी है, 500 रुपीज की है, और जो प्राइस इंडेक्स है वो मान लो कितने का है, 125 का है, तो अब आपको फाइंड आउट करनी है रियल इनकम। सेट 1 में भी एक ऐसे क्वेश्चन था, उसमें आपके पास में रियल इनकम गिवन थी, आपको नॉमिनल इनकम फाइंड आउट करना था। यहाँ पर आपके पास में नॉमिनल इनकम गिवन है, आपको रियल इनकम करना है फाइंड आउट। तो चलो इसका सोल्यूशन देख लो। हमें पता है रियल इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। ठीक है, सो लेट द बेस ईयर्स प्राइस इंडेक्स भी 100, हम लोग हमेशा जो है बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स को 100 मानते हैं, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो रियल इनकम इज इक्वल्स टू, नॉमिनल है आपकी 500 की, करेंट ईयर का प्राइस इंडेक्स है आपका 125 का, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 4। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि 125 इंटू 4 जो है आपका 500 होता है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। 500s आर व्हाट, 500, एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, फिर देखो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गई आपकी रियल इनकम कितनी, 400 रुपीज की। ठीक है, आई गेस ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है अच्छे से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब देखो हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आया है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड प्राइवेट इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, प्राइवेट इनकम निकालना है। प्राइवेट इनकम हम लोग नहीं करेंगे फाइंड आउट, क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कर लेते हैं फाइंड आउट। क्या क्या गिवन है, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, private final consumption expenditure, current transfers from government, net exports, net indirect taxes, national debt interest, net domestic capital formation, net factor income to abroad, इनकम अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में वेरियस जो वैल्यूज गिवन है, ये किसकी है, हमारे एक्सपेंडिचर मेथड की। तो अब आप क्या कर लो, सबसे पहले आपके एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग GDP एट MP कर ले फाइंड आउट। क्या क्या गिवन है आपके पास में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, देखो अगर हम आपने पूरे उस पर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर कहीं पर भी डिप्रिसिएशन गिवन नहीं है। ठीक है, एक भी वैल्यू जो है डिप्रिसिएशन की नहीं गिवन है, तो ऐसे केस में हम डिप्रिसिएशन को क्या अज्यूम कर लेंगे, 0 अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर देखो आपको क्या करना था, डिप्रिसिएशन को ऐड करना था। एक चीज समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन को ऐड करना था और आपको एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, NNP एट MP को करना है फाइंड आउट। तो आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड किया NDCF को GDCF बनाने में, उसके बाद में इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन करोगे। तो वैसे तो हमारे पास में डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन अगर गिवन होती भी तो वो प्लस माइनस होके उसका इफेक्ट 0 ही बन जाता। ठीक है, तो अगर नहीं भी गिवन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर गिवन होती और अगर आप उसको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस में नहीं कन्वर्ट करते तो भी चलता। बस ये याद रखना कि अगर उसको आपने ग्रॉस में कन्वर्ट नहीं किया है तो फिर यहां से भी आप ग्रॉस में नेट आने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन नहीं करोगे। अगर करोगे तो वहां पे भी ऐड, नेक्स्ट पे भी माइनस, और अगर नहीं करोगे तो दोनों जगह पर नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इतने से तो आपको GDP एट MP मिला। अब इसके बाद में ग्रॉस टू नेट तो हो गया, अभी अभी हमने समझ लिया। फिर डोमेस्टिक टू नेशनल, अब हमारे पास में क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। तो यहां पर क्या कर दो आप माइनस कर दो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उसके बाद में ये भी मार्केट प्राइस पर है, ये भी मार्केट प्राइस पर है, तो दैट मीन्स आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है, इससे जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपका एनएनपीएट एमपी मिल जाएगा। अब जो वैल्यूज है वो देख लो यहाँ से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने का आ गया, 500 का। उसके बाद में नेट एक्सपोर्ट्स आपका आ जाएगा -20, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 80, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 20। यहां से आप इतनी वैल्यूज लोगे, फिर जो बची हुई वैल्यूज है वो हम यहां से लेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लेंगे हम 100 का, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास में ये ले लिया हमने 500 का। ऑल राइट, तो अब जो है इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर दें, तो ये देखो ये आती हैं कुछ हमारी वैल्यूज, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये लिया हमने 500, ये लिया 100, आ गया हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 80 प्लस 0 डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, उसको हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, प्लस -20 नेट एक्सपोर्ट्स आपको माइनस में गिवन है, तो ये -20 लिया, तो ये आ गया आपका 600। 5 + 1 विल गिव यू 600 प्लस 80 -20, तो 680 -20 कितना आ जाएगा, 660 करोड़। ये हो गई आपकी जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी से आपको एनएनपी एट एमपी जाना है, सो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सो ये है आपका 660 माइनस डेप्रिसिएशन 0 एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना, 20, तो 660 माइनस 20 विल गिव यू 640 करोड़। तो एनएनपी एट एमपी आपकी कितनी आ गई, 640 करोड़ की आ गई है। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से, कैसे हमने जो है इसे फाइंड आउट किया है। विद दिस अब चले हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो अब जो है हमारे पास में आ जाता है आउटसाइड दिल्ली का सेट 3, ठीक है। सेट 2 तक भी कंप्लीट हो गया, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने जो है फाइंड आउट कर लिए हैं, उन्हें जो है हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट, दैट इज सेट 3 ऑफ आउटसाइड दिल्ली। अब यहाँ पर भी सिर्फ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हम उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप सो इतनी चीजें क्लियर है। तो चलो अब जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं, और सेट 3 को कंप्लीट करके अपने जो आउटसाइड दिल्ली का 2016 का क्वेश्चन पेपर है पूरा कर देते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब आता है हमारे सामने क्वेश्चन, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है। नेशनल इनकम आपके पास में 1000 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है। अभी सेट 2 में हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेट 1 में भी कुछ इसी काइंड का था, ऐसे ही कुछ प्रोसेस से। तो अब जो है हम आंसर देखते हैं जल्दी से, एंड आई होप सो कि आप लोग अच्छे से सीख चुके हो कैसे फाइंड आउट करना है। देखो गिवन हमने लिखा नेशनल इनकम है 1000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है आपकी 100 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, 0.8 है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है आंसर देखते हैं इसका। हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई होता है। इस c को हमने एक्सपैंड करके लिखा c बार प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 इंटू 1000 प्लस आई, ठीक है। अब देखो ये एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो एक जीरो को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 इंटू 100 कितना हो गया आपका, 800 हो गया। ये आपका 100 आ गया और ये आपका 1000 आ गया। 100 प्लस 800 विल गिव यू 900, सो 1000 माइनस 900 हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू 1000 आ गया आपका, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू ₹1000। ऑल राइट, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रियल इनकम इज ₹400 एंड प्राइस इंडेक्स इज 105, कैलकुलेट नॉमिनल इनकम। रियल इनकम आपकी कितनी गिवन है, 400 गिवन है, प्राइस इंडेक्स आपका 105 गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, नॉमिनल इनकम। देखो फाइंड आउट कर लो, बहुत ही इजीली कर लोगे, जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे कर लेते हैं। सेट 2 सेट 3 में भी देखा हमने, तो सॉरी सेट 2 एंड सेट 1 में देखा, तो अब सेट 3 में भी हम सेम प्रोसेस से कर लेंगे। रियल इनकम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स कितना हो गया आपका, 100 हो गया, ठीक है।
तो अब ये हो गया आपका रियल इनकम, आपको 400 गिवन है, नॉमिनल इनकम आपके पास में नहीं पता, डिवाइडेड बाय 105 जो कि आपकी प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से। अब ये जो चीज यहाँ पर डिवाइड में है वो रियल इनकम के साथ में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 105। ये जो मल्टीप्लाई में है ये इधर जाएगी तो क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 100 हमने इसको लिख दिया। तो 400 इंटू 105 ये आएगा आपका 42,000, ठीक है, मतलब कि दैट इज 42,000 आने वाला है जब आप 105 इंटू 400 करोगे। इसको डिवाइड कर दो आप किससे, 100 से, तो ये जीरोज और ये जीरोज हो गए आपके क्या, कैंसिल आउट। तो आपके पास में क्या बच गया, आपके पास में बच गया 420। तो आपकी जो नॉमिनल इनकम है स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई, हमारी नॉमिनल इनकम आ गई है 420 रुपीज की। ऑल राइट, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस क्लियर है। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब आपको बोला गया है कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसमें से जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है ये हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है इसे हम लोग फाइंड आउट नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम दैट इज NNPAT-FC जो है उसे करेंगे फाइंड आउट। देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। कॉर्पोरेशन टैक्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल इनकम टैक्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, चेंज इन स्टॉक, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट इंपोर्ट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड प्राइवेट इनकम, ठीक है। इतनी चीजें गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। अब जो हमने सारी वेरिएबल्स पढ़े उससे हमें समझ में आया कि ये कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे हमें मिलेगा अपना GDP@MP, ठीक है। तो सबसे पहले GDP@MP निकाल लो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, जब आप इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे तो वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करना कंपलसरी है, और जब आप नेट में ऐड करते हो डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस बनता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे नेट ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रॉस है। जब नेशनल इनकम निकालोगे तो उस पर भी नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप प्लस डेप्रिसिएशन करो फिर माइनस डेप्रिसिएशन करो, जो इफेक्ट है वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं अगर डेप्रिसिएशन हमारे पास में नहीं गिवन है तो भी, ठीक है। तो ये यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद में इसमें आप क्या करोगे, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट्स गिवन है तो आप क्या कर दोगे, माइनस नेट इंपोर्ट्स, ठीक है। इतनी चीजें हुई, इससे आपको मिलेगा क्या, इससे आपको मिलेगा GDP@MP, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए NNPAT-FC, ठीक है। तो आप GDP@MP को NNPAT-FC में कन्वर्ट कर दो, ग्रॉस टू नेट तो हो गया, डेप्रिसिएशन का हमने जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट करवा दिया यहाँ पर। उसके बाद में ये डोमेस्टिक है ये नेशनल है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसमें आप ऐड कर दो NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये मार्केट प्राइस है ये फैक्टर कॉस्ट है, तो अब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे करोगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर, ठीक है। तो जब आप MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे तो आपके पास में NNPAT-FC आ जाएगा। तो आपको ये पूरी प्रोसेस अप्लाई करना है, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे जो है आपको आपका NNPAT-FC मिल जाएगा। ऑल राइट, आई गेस की पूरी जो हमारी प्रोसेस है आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं और उन्हें जो है इस फॉर्मूले में पुट कर अपना जो NNPAT-FC है ये कर लेते हैं फाइंड आउट, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900 का हम लेने वाले हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 हम लोग लेंगे, चेंज इन स्टॉक हमारे पास में कितना है -20 का ये आप लोगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 120 लेने वाले हो, नेट इंपोर्ट्स 10, इतना मतलब कि इस वाली स्लाइड से आप इतनी वैल्यूज लोगे
फिर जो कुछ बची हुई वैल्यूज है वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देख लेते हैं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 के एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को लेकर हम जो है अपना जो NNPAT-FC है इसे कर लेते हैं फाइंड आउट। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, GDP@MP निकाला है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक एंड माइनस नेट इंपोर्ट्स। ठीक है, तो यह आ गई आपकी 900 प्लस 200 प्लस ये 120 आया आपका, डेप्रिसिएशन का हमने 0 लिखा, चेंज इन स्टॉक का हमने -20 लिखा और नेट इंपोर्ट्स भी हमारे क्या आ गए, -10 आ गए। ठीक है, अब ये -20 इसमें से माइनस कर दो, 120 में से -20 कर दो, ये आ गया आपका कितना 100 और ये -10 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 1100 प्लस 100 विल गिव यू 1200, इसमें से -10 किया तो ये आ गई आपकी 1190। ठीक है, ये है आपका GDP@MP। आपको फाइंड आउट करना है NNPAT-FC। आगे चलते हैं, NNPAT-FC इज इक्वल्स टू GDP@MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस डेप्रिसिएशन। तो GDP@MP हमने निकाला था कितना, 1190 का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको -10 गिवन है तो ये हमने लिखा प्लस -10, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं आपके 150 तो ये आपने -150 किया और डेप्रिसिएशन तो आपके पास है नहीं तो वो आपने -0 लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 - 150 विल गिव यू -160। सो 1190 प्लस -160 क्या करोगे, -160 करोगे तो 1190 -160 विल गिव यू 1030। तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो कितनी आ गई, आपकी नेशनल इनकम आ गई आपकी 1030 करोड़ की। ऑल राइट, सो आई गेस की क्वेश्चन अच्छे से जो है आप लोगों को क्लियर हो चुका है और आई होप सो कि ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 2016 के आउटसाइड दिल्ली के सेट 1, 2 एंड 3 तीनों थे, आई होप सो ये तीनों ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग जो अपने आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 1, 2 एंड 3 ऑफ 2016 है इसे कर लेते हैं कंप्लीट। और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक जो छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल हैं। आपको हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हिंदी में मिलते हैं एट कौन से चैनल पर, जो एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, उस पर। ठीक है, आपका जो है हिंदी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक न्यू चैनल बनाया गया है तो आप लोगों को जाकर इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और इस चैनल को करना है शेयर ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ऑल्सो स्टूडेंट्स, फॉर योर कन्वीनियंस मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com और जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उससे आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही इजीली जो है वहां पर आपको आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो क्लासेस हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड मिल जाएंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो YouTube चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।